मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मस्त। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात की थी रासायनिक समीकरण के चरणों से संबंधी, जिसमें आपको हम लास्ट 5 पॉइंट आपको करा चुके हैं। उनसे संबंधी आपको 5 पॉइंट हम करा चुके हैं, जिसमें हमारा लास्ट पॉइंट था वो था कि कोई भी रासायनिक समीकरण यदि दिया हुआ है तो उस रासायनिक समीकरण के अंदर हम सबसे पहले ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। जैसे हमने बताया था आपको, जैसे C3H8 प्लस O2, और मैंने बताया यदि किसी का भी हम क्या करते हैं? दहन करते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन का हम यदि क्या करते हैं? दहन करते हैं, तो हमेशा क्या बनते हैं? CO2 तथा जल बनता है। CO2 तथा क्या बनेगा? जल बनेगा। किसी भी पदार्थ का यदि हम क्या करते हैं? मुख्य रूप से दहन करते हैं, तो ज़्यादातर मात्रा में क्या बनती है? CO2 तथा जल बनता है। तो हमने आपको बताया था, लास्ट पॉइंट था हमारा, कि समीकरण को संतुलित करते हैं तो यदि उसमें हम सबसे पहले हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को क्या करते हैं? हम संतुलित करते हैं। देखो बेटा, इसमें आपने हाइड्रोजन को छोड़ दिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो बचे क्या है हमारे पास में? कार्बन है। तो इधर कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। इधर कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। तो इसको संतुलित करना है, इधर भी 3 होनी चाहिए, उधर भी 3 होनी चाहिए। तो 3 करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा दें? 3 लगा दें, तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई? अनुमान विधि काम में लेनी है, हिट एंड ट्रायल विधि काम में लेनी है। यहाँ पर अपने अनुमान से हमने परमाणुओं की संख्या लगाई है ना, यहाँ पर अणुओं की संख्या लिखी है ना 3। तो कार्बन की संख्या यहाँ भी कितनी हो गई? 3 हो गई। और यहाँ भी कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ये कार्बन हमारे यहाँ पर दोनों क्या हो गए? संतुलित हो गए। उसी प्रकार से बेटा अब देखना है हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 8 है, और वहाँ पर कितनी है? 2 है। तो यदि कितने से यहाँ पर कितने इसके अणु जोड़े जाएँ जिससे कि इसकी संख्या क्या हो जाए? 8 हो जाए। तो यदि हम 2 जोड़ते हैं तो 2 दूना 4 ही रहती है, 3 जोड़ते हैं तो 3 दूना 6 रहती है। यदि हम यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं? 4 जोड़ देते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 हैं, और 4 दूना 8, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए। इसी प्रकार से अब हमारा बचा है ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं, और वहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए? देखो 3 दूना 6, 6 और 4 10 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर कितने हैं? 2। तो कितने अणु जोड़े जाएं इसके यहाँ पर कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाए? 10 हो जाए। कितने लगा दें हम यहाँ पर? तो बेटा देखो, यदि हम 4 देखते हैं, 4 जोड़ते हैं तो 4 दूना 8 रह जाती है। और यदि हम यहाँ पर 5 अणु जोड़ते हैं तो 5 अणु 5 दूना कितने हो गए? 10 हो गए। तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे क्या हो जाती है? संतुलित हो जाती है। इस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को क्या कर लेते हैं? संतुलित करते हैं। दोनों ओर परमाणुओं अणुओं की संख्या क्या रहनी चाहिए? अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ओर परमाणु अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तभी हमारा समीकरण क्या होएगा? संतुलित हो पाता है। ठीक है ना? तभी हम समीकरण को संतुलित कहेंगे। नहीं तो यदि अभिकारक उत्पाद दोनों के अंदर यदि हमारे परमाणु अणुओं की संख्या समान नहीं है तो वो समीकरण संतुलित नहीं हो सकता है। ठीक है ना? ये हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को क्या करते हैं? हम संतुलित करते हैं। उसके बाद में अगला जो अपना छठा पॉइंट आता है, छठा पॉइंट है अपना बेटा, छठा पॉइंट होता है कि ये जो आपके अभिकारक तथा उत्पाद दिए हुए हैं, इनके साथ में उनकी भौतिक अवस्था को क्या कर दिया जाता है? लिख दिया जाता है। अर्थात अभिकारक तथा अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था को
अवस्था को बताने के लिए भौतिक अवस्था को बताने के लिए उनके साथ कोष्टक में ठोस, द्रव, गैस लिख देते हैं। ये लास्ट पॉइंट था अपना। ये अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट अपना। जैसे ये कोई भी आपका समीकरण दिया हुआ है तो इस समीकरण के अंदर अभिकारक और उत्पाद के अंदर जो भी आपके पदार्थ हैं उनके नीचे हम क्या लिख देते हैं, जो भी अभिकारक और उत्पाद के अंदर जो भी पदार्थ निर्मित हैं या भाग ले रहे हैं उनके अंदर हम उनकी अवस्था को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। कोष्टक के अंदर उनकी अवस्था को लिख देते हैं। जैसे आपको C3H8 प्लस 5O2 क्या बन रहा है आपका 3CO2 प्लस 4H2O बन रहा है। तो आप देखो ये अभिकारक है, ये क्या है आपका प्रोपेन। क्या है ये प्रोपेन। तो ये प्रोपेन जो होता है हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से ये किस रूप में होगा, सॉलिड ठोस रूप में होगा। तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, ठोस। कोष्टक में क्या लिख दिया, इसके नीचे ठोस। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। तो इसके नीचे क्या लिख दिया, इसकी अवस्था गैस लिख दी। इसी प्रकार से CO2 क्या है, गैस है। तो इसके नीचे क्या लिख दिया, गैस। H2O क्या है, जल है, द्रव है। तो इसके नीचे क्या लिख दिया, द्रव लिख दिया। इस तरीके से हम उनकी भौतिक अवस्थाओं को ठोस, द्रव, गैस लिखकर क्या कर देते हैं, समीकरण को लिख देते हैं। क्लियर। ये हो जाता है आपका छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट आता है बेटा, सातवां पॉइंट है यदि अभिकारक तथा उत्पाद जलीय अवस्था में हैं तो उनके साथ कोष्टक में एक्वस अर्थात AQ एक्वस लिखा जाता है। एक्वस है, क्या लिख देते हैं, यदि जलीय रूप में आपको कोई आपका उत्पाद है या अभिकारक है दिखाई दे रहा है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एक्वस लिखते हैं। जैसे आपको लिए दे दिया CaSO4.2H2O ये दे दिया। तो इसके लिए आपको ये दिखाई दे रहा है, कहाँ पे, उत्पाद के अंदर दिखाई दे रहा है, अभिकारक के अंदर। यदि जलीय विलयन आपको दिखाई दे रहा है तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, कोष्टक में एक्वस लिखते हैं। क्या लिख देते हैं, एक्वस लिखते हैं। क्लियर। ये आपका हो जाता है सातवां पॉइंट। अगला पॉइंट आता है अपना आठवां पॉइंट, कहता है यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो दोनों ओर अर्ध तीर का निशान अर्थात ये वाला निशान, आधा अर्ध तीर ये और आधा अर्ध तीर ये। अभिक्रिया यदि कैसी दिखाई दे रही है,
उत्क्रमणीय है तो दोनों ओर अर्ध तीर का निशान लगाकर लिखा जाता है। जैसे हम देखें, जैसे N2 प्लस 3H2, देखो बेटा ये जो अभिक्रिया है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को दोनों ओर अर्ध तीर का निशान इस तरीके से इधर से और इधर से, तो दोनों ओर अर्ध तीर का निशान लगाकर लिखा जाता है। तो 2NH3 ये क्या चीज़ है आपकी? अमोनिया। क्या है? अमोनिया। अमोनिया का निर्माण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए हम दोनों ओर अर्ध तीर का निशान का क्या लगाते हैं? चिन्ह लगाते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में होती हैं। इसका मतलब है ये आगे की ओर हो रही है और इसका मतलब है कि इन दोनों से अमोनिया को बनाया गया है और ये जो आधा अर्ध तीर का निशान ये कहता है कि दोबारा अमोनिया से हम N2 प्लस 3H2 बना सकते हैं। तो ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं वो दोनों दिशाओं में चलती हैं, दोनों दिशाओं में चलती हैं। अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया, जब हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिलती है एक तो अग्र अभिक्रिया। अग्र का मतलब होता है आगे की ओर और प्रतीप माने पीछे, ठीक है ना? प्रतीप का मतलब क्या होता है? पीछे की ओर। तो ये अभिक्रियाएं जो होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं आगे की ओर पीछे की ओर दोनों दिशाओं में होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कहलाती हैं आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को किससे प्रदर्शित किया जाता है? दोनों ओर अर्ध तीर का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना? N2 प्लस 3H2 से अमोनिया बन गया। अब अमोनिया से दोबारा से हम क्या बना सकते हैं? N2 प्लस 3H2 प्राप्त कर सकते हैं। यदि प्राप्त हो रहा है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। ऐसा नहीं है जैसे हमने देखा था C प्लस O2, ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, केवल एक ही दिशा में होगी। CO2 तो गैस है भाई, ये तो वायुमंडल में उड़ गई। अब दोबारा हम CO2 से, गैस से हम दोबारा C प्लस O2 को बना लेंगे क्या? नहीं बना सकते। तो ये एक ही दिशा में होने वाली अभिक्रिया है। तो जो एक दिशा में होती है वो तो कहलाती हैं आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और जो दोनों दिशाओं में अभिक्रियाएं होती हैं वो कहलाती हैं आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो ये तो एक कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और जो केवल एक दिशा में चलती हैं वो आपकी होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ठीक है? उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है जिन्हें दोबारा से उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, दोबारा से नहीं बनाया जा सकता है, तो वो तो कहलाती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और उत्क्रमणीय का मतलब जिन्हें दोबारा से उत्क्रमित किया जा सकता है, निर्मित किया जा सकता है, वो कहलाती हैं आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में होती हैं जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं केवल एक दिशा में होती हैं। इस CO2 से हम दोबारा C प्लस O2 प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में हम NH3 से दोबारा से N2 प्लस 3H2 प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कैसा परिवर्तन होगा? एक भौतिक परिवर्तन हुआ ना? भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में दोबारा से उसी पदार्थ को प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्या है? जल है और जल को यदि हम क्या करें? गर्म करते हैं तो जल को गर्म करने पर क्या बन जाएगी? वाष्प बन जाएगी। और वाष्प को यदि हम ठंडा करें तो ठंडा करने पर पुनः क्या प्राप्त हो जाता है? जल प्राप्त हो जाता है। तो ये कैसा परिवर्तन होता है? एक उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। ये मैंने आपको बताया था। भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से ध्यान रखना है कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें दोनों ओर अर्ध तीर का निशान लगाकर क्या किया जाता है? लिखा जाता है। क्लियर?
उसके बाद में अगला जो तुम्हारा पॉइंट आता है, नवा जो पॉइंट है अपना, वो है यदि किसी अभिक्रिया में ताप, दाब, उत्प्रेरक दिए हुए हैं तो उन्हें तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। यदि कोई भी आपका समीकरण दिया हुआ है, कोई भी अभिक्रिया दी हुई है और उस अभिक्रिया के अंदर आपको ताप दिया हुआ है, दाब दिया हुआ है या आपको उत्प्रेरक दिया हुआ है, तो उनको कहाँ पर लिखेंगे उस अभिक्रिया में? तीर के निशान के ऊपर लिख देते हैं। जैसे हमें इसी को देखें, जैसे N2 + 3H2, यदि ताप दाब कुछ भी आपको दिए हुए हैं तो हम उनको कहाँ पर लिखते हैं? ताप, दाब या उत्प्रेरक आपको दिए हुए हैं तो उनको कहाँ पर लिखते हैं? तीर के निशान के ऊपर लिख देते हैं। तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। ताप दिया हुआ है, दाब दिया हुआ है, उत्प्रेरक दिया हुआ है, जो भी कुछ दिया हुआ है अभिक्रिया के अंदर, उन्हें हम कहाँ पर लिखेंगे? तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। 2NH। तो कोई भी ताप दाब दिया हुआ है तो उस अभिक्रिया के अंदर हम उनको कहाँ पे लिखेंगे? तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। अगला पॉइंट आता है अपना, वो है बेटा कि यदि कोई भी अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा की मात्रा है, अर्थात आप जानते हैं यदि कोई भी अभिक्रिया ऊष्मा छेपी या ऊष्मा शोषी है तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? यदि अभिक्रिया, 10वां पॉइंट है अपना, यदि अभिक्रिया यदि अभिक्रिया ऊष्मा छेपी या ऊष्मा शोषी है तो उत्पाद के साथ धन या ऋण का चिन्ह लगाकर, धन या ऋण का चिन्ह लगाकर ऊष्मा की मात्रा को लिखा जाता है। ऊष्मा की मात्रा को लिखा जाता है। यदि कोई भी अभिक्रिया है ऊष्मा छेपी है, ऊष्मा छेपी का मतलब जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, और ऊष्मा शोषी का मतलब जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। यदि अवशोषित हो रही है तो धन का चिन्ह लगाएंगे, ऊष्मा छेपी बाहर निकल रही है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस हो रही है उसमें से ऊष्मा, और यदि अवशोषित हो रही है तो प्लस हो रही है उसके अंदर ऊष्मा। तो प्लस का मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, माइनस का मतलब ऊष्मा
क्षेपीय अभिक्रिया। यदि उत्पाद में आपको माइनस में ऊष्मा की मात्रा लिखी हुई दिखाई दे रही है तो वो कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। यदि उत्पाद में प्लस की मात्रा में आपको ऊष्मा की मात्रा दिखाई दे रही है तो वो कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, क्लियर? देखो बेटा, जैसे N2 प्लस 3H2, तो ये वही उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, आपको ध्यान है। तो इसके लिए क्या बन जाएगा? 2NH3। तो यदि आपको ऊष्मा की मात्रा यहाँ पर प्लस में दिखाई दे रही है तो उसका मतलब क्या है? प्लस माइनस में, यहाँ पर प्लस या माइनस का चिन्ह लगाकर हम क्या करते हैं? ऊष्मा की मात्रा को लिखते हैं। ध्यान रखना है आपको, प्लस का मतलब है ऊष्मा अवशोषित की जा रही है और माइनस का मतलब है ऊष्मा बाहर निकल रही है। ठीक है ना, समझे ना? तो 10 प्लस का चिन्ह 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। इस तरीके से हम ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद के साथ में, ये आपका उत्पाद हो गया, उत्पाद के साथ में प्लस और माइनस का चिन्ह लगाकर हम क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। यदि इस तरीके के चिन्ह लगा देते हैं हम, इसका मतलब है ऊष्मा बाहर निकल रही है और इसका मतलब है ये वाला जो चिन्ह है नीचे की ओर तीर का निशान, ये तो ऊष्मा अवशोषित हो रही है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और इसका मतलब है ऊपर की ओर तीर का निशान, ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। इसका मतलब है ऊष्मा इसमें से क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। तो इसको प्लस का मतलब ऊष्मा अवशोषित हो रही है और माइनस का मतलब ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो ये प्लस या माइनस का चिन्ह लगाकर हम उसके साथ में कोई भी रासायनिक समीकरण दिया हुआ है उसके साथ में हम, या कोई भी अभिक्रिया में आपको प्लस या माइनस का चिन्ह के साथ में ऊष्मा की मात्रा दिखाई देती है तो वो अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपीय या ऊष्मा शोषी होने को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, ये बेटा आपके हो जाते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ मुख्य चरण या उनके नियम कि किस तरीके से हम रासायनिक अभिक्रियाओं को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। रासायनिक समीकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगला जो टॉपिक है अपना वो है रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। तो बेटा देखो, रासायनिक समीकरण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं वो हमारा अगला टॉपिक होगा। अगला टॉपिक है अपना रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। तो बेटा आपको इनके द्वारा, रासायनिक समीकरण के द्वारा किस किस चीज़ के बारे में मालूम होता है, यही उसकी विशेषताओं के अंदर आ जाता है। आप पढ़ चुके हैं। तो पहली विशेषता होती है इनके द्वारा अर्थात रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारक तथा उत्पाद के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी होने के
बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। तीसरा है अपना अभिक्रिया, अभिक्रिया के उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय होने के बारे में, अनुत्क्रमणीय होने के बारे में पता चलता है, पता चलता है। चौथा पॉइंट हम देखें, अभिक्रिया में भाग लेने वाले ताप, दाब, उत्प्रेरक के बारे में पता चलता है, तो बेटा ये कुछ इसकी क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। और भी हम लिख सकते हैं यदि लिखना चाहें तो। अगला पॉइंट यदि हम देखें तो पाँच ही लिखा हुआ, ज़्यादा तो लिखने से फ़ायदा नहीं है। अभिक्रिया की भौतिक अवस्था के बारे में पता चलता है। तो बेटा ये 5 कुछ मुख्य रूप से इनकी विशेषताएं होती हैं जिनके द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा या रासायनिक समीकरण के द्वारा के द्वारा आपको इन चीज़ों के बारे में क्या प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो ये रासायनिक समीकरण की कुछ क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। और रासायनिक समीकरण द्वारा आपको इनके बारे में क्या प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। देखो पहला है, इनके द्वारा हमें अभिकारक तथा उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी होने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभिक्रिया के उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय होने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले ताप, दाब, उत्प्रेरक के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होती है। और अभिक्रिया के भौतिक अवस्था के बारे में, अर्थात ठोस, द्रव और गैस की अर्थात भौतिक अवस्थाओं के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होती है। इस तरीके से ये रासायनिक समीकरण की कुछ क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। उसके बाद में हम देखते हैं अब रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं। देखो केवल 2 सीमाएं आपको दी हुई हैं, या कमी भी कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण के द्वारा हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो इसकी हम कमी भी कह सकते हैं ऐसे। तो रासायनिक समीकरण की सीमाएं, पहली आती है आपकी, फर्स्ट है इसके द्वारा अभिक्रिया के पूर्ण होने के बारे में पता नहीं चलता है,
है। तो एक रासायनिक समीकरण द्वारा या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के हमको पूर्ण होने के बारे में कि कौन सी कोई भी अभिक्रिया है वो कितने टाइम के अंदर पूर्ण होगी, इसके बारे में हमारे को रासायनिक समीकरण से कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो ये इसकी एक क्या होती है, कमी होती है या इसकी एक निश्चित सीमा होती है। इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी कि ये अभिक्रिया कब तक पूर्ण होगी। ठीक है ना, पहली कमी या इसकी सीमा होती है। दूसरी, अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता के बारे में मैं जानकारी नहीं मिलती है, तो बेटा ये इसकी रासायनिक समीकरण की कुछ निश्चित क्या होती हैं, सीमाएं होती हैं। ये मुख्य रूप से दो सीमाएं आपको सिलेबस में दी हुई हैं कि इसके द्वारा अभिक्रिया के पूर्ण होने के बारे में कोई भी पता नहीं चलता है कि कोई भी अभिक्रिया है वो कितने टाइम के अंदर क्या होती है, पूर्ण होगी, ऐसा रासायनिक समीकरण द्वारा आपको मालूम नहीं होता है। दूसरा, अभिकारकों की जो उत्पाद है, अभिकारक तथा उत्पाद होती हैं उनकी सांद्रता के बारे में आपको मालूम जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है ना, ये इसकी क्या होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। उसके बाद में ये तुम्हारा जो रासायनिक समीकरण था, रासायनिक समीकरण की आपने कुछ नियम थे या आपके द्वारा सबसे पहले मैंने आपको बताया था चरण थे रासायनिक समीकरण निकलने के, आपको 10 चरण मैंने आपको बताए हैं। 10 चरणों के बाद में उसकी कुछ विशेषताएं आपको बताई हैं। उसके बाद में आपकी रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं। ये आपका टॉपिक यहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रासायनिक अभिक्रियाएं। तो मेन चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। अगला जो टॉपिक आने वाला है रासायनिक अभिक्रियाएं। शायद आपको अब तक जो कराया गया है यहाँ से कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। अब जो टॉपिक आने वाला है रासायनिक अभिक्रियाएं, इस पर आपको यहाँ से आपके चैप्टर की मेन शुरुआत होती है और यहाँ से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको विशेषतः फोकस आपको रखना होगा। अब यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। स्लो धीरे धीरे से हम चैप्टर को लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद तो आज हम यहाँ तक ही आपको कराएंगे और आगे बात करेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।